बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2026 पर बात करेंगे, जहां पर सनसनीखेज मुकाबले जो हैं वो जारी हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के माबैन भी मैच आज खेला जाना है, जबकि इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमें भी आज मद्दे मुकाबल होंगी। और तमाम तर एक्शन के बारे में तो हम बात ज़रूर करते रहेंगे। पाकिस्तान वुमेंस टीम की बात करें तो भारत के खिलाफ एक ऐसी शिकस्त थी कि जिससे उठना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमने पहले भी कहा था कि ये ऐसा मैच होता है कि वो पूरे टूर्नामेंट की टोन सेट कर देता है। पाकिस्तान का अगला मैच कल जनूबी अफ्रीका के साथ होने जा रहा है, और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन टीम भी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रही है। जबकि अगर आप उनकी टीम की ओवरऑल कॉम्पोजिशन देखें तो वहाँ पर बहुत सारा एक्सपीरियंस तो लाजमी था, लेकिन एट द सेम टाइम जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलते हैं और फिर शबनम इस्माइल का वापस आना, आई थिंक एक कंप्लीट साउथ अफ्रीकन साइड ऐसी है जो आपको वाकई टॉप 4 में नज़र आती है। तो इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, और पाकिस्तान के क्या चांसेस होने चाहिए। हमने गलतियाँ क्या की ये तो बड़ी वाज़ेह हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो गलतियाँ हमें पता हैं, आपको पता है। जहाँ पर वहाँ उनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है वहाँ नहीं किया जाता। हम उस पाकिस्तान इंडिया वाले मैच की जितनी भी बात कर लें और डिफरेंस ऑफ स्किल और रिसोर्सेज की भी बात करेंगे, लेकिन मैच का पासा कहाँ पलटा ये तो हम सबको पता है कि जब आपने स्मृति मंदना का कैच छोड़ दिया, और मैं बात कर रहा हूँ जब आलिया रियाज ने वो कैच ड्रॉप किया, उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था। क्योंकि ऐसी प्लेयर को अगर आप एक चांस दे देते हैं, जबकि आपने उससे पहले उनकी बहुत बड़ी विकेट्स ली थी। इवन जमाइमा रॉड्रिग्स जिस तरीके से खेलती आई हैं ओवरऑल अपने करियर में, वो बहुत बड़ी विकेट थी। और लग रहा था कि शायद उनके आउट होने के बाद भी भारत जो है वो बौखलाहट का शिकार है, उनको एक बड़ी पार्टनरशिप करनी होगी। लेकिन स्मृति का कैच छोड़ना शायद हमारे टूर्नामेंट में ही बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे, वहाँ पर भी मैचेज आनी। लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर तमाम तर एक्शन आप पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख तो रहे हैं। अभी भी शो से पहले यही फ्लेवर है फुटबॉल का कि हमारे जो मेहमान हैं वो भी सारे टीम्स के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत सी ज़बरदस्त टीम्स की परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा था, जिसमें काफ़ी ऐसी टीमें भी हैं जो डेब्यू कर रही हैं। और इस बार लग ऐसा रहा है कि इतने ड्रॉज हो रहे हैं कि मैच अगर ड्रॉ हो जाता है तो आपको पता है कि हर ग्रुप से 2 टीम्स ने आगे जाना है। तो फिर जब 48 से 24 टीम्स होंगी तो कौन सी टीम आगे जाएगी, ये बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा, और इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पूरा मैकेनिज़्म, जो पूरा सिस्टम है, उसको तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। एक नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा उसको एक ओवरऑल मॉडल एक ऐसा है कि शायद इनिशियली तो शायद हम काफ़ी ज़्यादा उस पर डिबेट करते रहेंगे, लेकिन आई थिंक अब फैसला बाकायदा तौर पर कर दिया गया। तो जो ट्रेडिशनल एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता था कैटेगरीज वाला, उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काफ़ी ओहदेदारान जो हैं वो शिरकत कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, और उसके बाद आकिब जावेद भी इस पर काफ़ी बातचीत कर चुके हैं। लेकिन इसको हम तफसील में आज ज़रूर आपके सामने रखेंगे। एक चीज़ मैं चाहूँगा आप सबको वाज़ेह कर दें कि ये जो पूरा नया सिस्टम है ये फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये इसका 2026 के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर कोई असर नहीं आने वाला। यानी 2026 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जब एक्सपायर होंगे उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकेंगे। तो इसमें काफ़ी वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ओवरऑल जो कहा जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, और जो टेस्ट क्रिकेट को ही चुनता है उसको फाइनेंशियली भी कॉम्पनसेट करने की बातें चल रही हैं, और फिर लीग क्रिकेट को कैसे मैनेज करना है। इवन यहाँ तक कहा गया, मेरा देखिए मेरे अपने एतराज़ात ज़रूर हैं। ये क्रिकेट जो है वो हम सबकी है, और हमें इस पर बात करने का पूरा हक है। जहाँ पर आप ये ज़रूर कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी है, आपने साथ ये भी कहा कि प्लेयर्स को हम बाहर भी एक्सपोजर के लिए भेजेंगे। ये चीज़ें दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट बात ये है कि आप एक नए सिस्टम में जाने से पहले जो पिछले 3 सालों का एहतसाब है वो कौन करेगा। अब बात ये कि बड़े आराम से ये कह दिया गया कि जी हम परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पा रहे। तो कैसे है कि आप परफॉर्म अच्छा करते हैं लेकिन टूर्नामेंट नहीं जीत पाते? तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत एमेच्योर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आपकी इंटरनेशनल लेवल की वो परफॉर्मेंसेज नहीं है, तभी आप आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीत पाते। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि एक टीम जो है वो वाइट वॉश पे वाइट वॉश कर रही हो और सीरीज पे सीरीज जीत रही हो और वो फिर आईसीसी टूर्नामेंट ना जीत सके। तो उसका मतलब है कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेल रहे हैं, जिस सिस्टम के साथ आप चल रहे हैं, और फिर जब बारी आईसीसी की आती है जहां पर फिर बेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड खेलती हैं, आप उसके लिए शायद तैयार नहीं हैं, आप अपने आप को इक्विप नहीं कर सके। और मैं ज़रूर इस बात को एंडोर्स भी करूंगा कि आई थिंक एक कदम ज़रूर उठाया गया है, ये ज़रूर कोशिश की गई है कि अब सिस्टम को चेंज किया जाए। बट फिर बात वही है कि अगर उन्हीं लोगों ने चेंज करना है जो पिछले 3 साल इस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं अचीव कर पाए, और आगे, और ये सवाल किया भी गया कि अगर आगे भी ये सिस्टम फेल हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा।
और फिर क्या फैसला लिया जाएगा, क्या हम फिर वापस उसी सिस्टम पर आ जाएंगे? तो इस बारे में ज़रूर हम तफसील में आज गुफ्तगू करेंगे और आप तक तमाम तरह हक़ाइक़ भी रखेंगे। और मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है कि इसको आप नाज़रीन के लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्सनली भी मैसेज करके पूछा कि इसको ज़रा हमें शॉर्ट करके बता दें, इसका मतलब क्या है। तो इस बारे में ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि यूएस ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जो है वो शुरू होने जा रही है, तो उस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। 2026 और एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जहाँ पर बहुत स्टार स्टडेड अटेंडेंस भी होती है और आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है इस टूर्नामेंट को, जो आप गोल्फ की बात करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमें ज्वाइन करें हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर तजियाकार जनाब अब्दुल मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अहमद हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अहमद भाई। तो आज जैसा कि मैंने कहा बहुत सारी चीज़ों पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले वुमेंस वर्ल्ड कप के ऊपर ज़रूर नज़र डालनी है, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले इस वक्त जारी हैं और टॉप टीम्स ऑफ द वर्ल्ड आर कम्पीटिंग। बट एट द सेम टाइम हमारी डिसअपॉइंटमेंट तो वही है शाह जी। वो आई थिंक किसी ने कल डिजिटल मीडिया पे मेंस और वुमेंस टीम दोनों ही लगा दी और उन्होंने कहा जी वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ जाएँ, तो दिल हमारा वैसे ही दुखेगा जैसे पहले दुखता रहा है। देखिए, अफसोस ज़रूर होता है। अफसोस इसलिए होता है कि जब आप मैं कहता हूँ कि आप एक मैच आप जीत सकते हो, उसके लिए कोशिश फुली ना की जाए या उसके लिए आपकी तैयारी ना हो और फिर आप मतलब है इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस ना नज़र आए, उसके बावजूद आप हार जाएं और बुरी तरह हार जाएं। ये एक मैं कहता हूँ कि एक अगर आप मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताऊँ तो एग्जैक्टली ये हुआ। और ये सिलसिला कोई ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि इस तरह की चीज़ होनी है। देखें, पूरा यूरोपियन टूर गया, आयरलैंड में सीरीज़ गई, वार्म अप मैचेस गए, वार्म अप मैचेस के बाद इंडिया का मैच आया। तो आप रन अप टू दी वर्ल्ड कप आप देखें, आप वर्ल्ड कप में आते हुए पाकिस्तान ने कोई मैच भी अच्छा नहीं खेला। जब आप कोई मैच अच्छा नहीं खेलते तो इसका मतलब है कि फ्लाज बहुत हैं। इतने अरसे से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, लड़कियां जो हैं इतने अरसे से कैंप में हैं, कैंप ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ रियाज साहब बड़ा कुछ सिखा रहे हैं, कुछ और भी साथ उनके सपोर्ट स्टाफ है, इमरान फरद साहब हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन वो जो फ्लाज हैं, वो वीकनेसेस हैं, वो दूर हुई नज़र नहीं आ रही। फील्डिंग की आपने बात की, आलिया रियाज का कैच ड्रॉप होना आपने बात की, बड़ा क्रूशल, और उस टाइम कैच हो जाता तो शायद इंडिया 140 से ज़्यादा इंडिया का स्कोर नहीं था, और लगता भी ऐसा ही। देखें, उनके रोल पे अब बाकायदा तनकीद शुरू हो गई है कि वो बॉलर थी, बट वो उन्होंने अपने आप को बैटर में कन्वर्ट किया, लेकिन उसमें भी कोई उनकी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। और जहां पर अब मॉडर्न डे क्रिकेट सारी फील्डिंग की है, आप एक वीक फील्डर से पूरी टीम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और दूसरा देखें ना, हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हम बड़ी दफ़ा बात की कि आपके पास कौन सी बैटर है कि जो कम से कम 10-15 ओवर खेल तो लेना। वो आप सिद्रा अमीन थी, उनको आप लेके नहीं गए। सिरा नवाज होती थी, वो बड़ा अच्छा खेलती थी, इनकी शायद शादी होगी और वो शायद क्रिकेट से अलग हो गई। ये जो आपकी बैटर्स थी और ये थी, आप या तो आप अब कहते हैं जी स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, और स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है तो फिर भाई किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है? अगर आपने स्ट्राइक रेट अच्छा करके 100 रन बनाने हैं तो स्ट्राइक रेट आप बुरा भी हो तो आप 150 रन बनाएं तो मेरा ख्याल वो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले चीज़ होती है कि आप अपने 20 ओवर सही तरह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर अच्छी बैटर नहीं है आपके पास, खड़ी होने वाली बैटर नहीं है, वहां पे अपनी विकेट को संभाल के खेलने वाली बैटर नहीं है, तो आप 20 ओवर नहीं खेल सकते। और वोमेन क्रिकेटर्स के साथ एग्जैक्टली ये हो रहा है कि वोमेन क्रिकेटर में अब ये पोजीशन में नहीं है पाकिस्तान की टीम कि वो किसी अच्छी टीम के खिलाफ 20 ओवर खेलें। और ये आगे भी आप देखेंगे, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, ये सारी चीज़ें आप, ये सारी वीकनेसेस आप देखेंगे। फिर एट द टॉप ऑफ दैट थिंग अब क्या हुआ जी, सादिया इकबाल ने जो प्लेंटी ओवर दिया, वो 25 रन राउंड दिया, आखिरी 2 ओवर में आपने 40 स्कोर कंसीड कर दिया। वहां से जो एक 150 का टारगेट बनना था वो 172 से ज्यादा का टारगेट। अच्छा, मैं मुशाह साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एट वन पॉइंट तो हमें वाकई ये लग रहा था कि ये शायद 120 130 तक हों और ये हम बड़े आराम से आसानी से चेस कर लेंगे, लेकिन वो जिस तरीके की इनिंग्स खेली गई डाउन दी ऑर्डर भारत की जानब से, आई थिंक वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ गई। लेकिन मुशाह साहब की बात बिल्कुल ठीक है, हमारी बॉलिंग में भी वो शायद स्ट्रैटेजी एंड में नहीं नजर आई और आई थिंक बैटिंग में बहुत बड़ा ट्रिक मिस कर गए, उस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अब ऐसे इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? और आई थिंक एट अ पॉइंट के जहाँ पर कोच आकर ये कह रहे हैं
कि आप हमें ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम नहीं खेल सकते, हमें कॉन्फिडेंटली खेलना चाहिए, हम वैसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे, तो वो मैंने खिलानी थी या आपने खिलानी थी, वो किसने खिलानी थी पिछले 6 महीने में? अगर कोच की बात करूं तो नहीं है सेटअप के अंदर। इससे पहले मेंस टीम के साथ भी रहे, फिर आपको पता है मेंटोर भी रहे, फिर पॉडकास्ट भी करते रहे, फिर सोशल मीडिया को भी हेड करते रहे। उसके बाद अब वुमेंस टीम की बात करें तो किसी ने एक मीम शेयर की हुई थी कि इनिशियली अगर आपको याद हो तो इंडिया ने जब टॉस जीता तो हम अपनी कोलीग के साथ हम पूछे थे सना से कि ये तो स्कोर, क्योंकि दैट शोज़ की एग्रेसिव आएंगे, और यही जहन में था कि शायद लगभग 180 190 200 के करीब वो टच करेंगे, क्योंकि वो एक माइंडसेट जिस माइंडसेट से वो आ रहे थे। इनिशियली बहुत ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को मिला, जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया। 6 ओवर में उनका कोई ऐसा जितना ज़्यादा इंप्रेसिव स्कोर नहीं था, आप 10 ओवर तक भी कर लो, कोई इंप्रेसिव स्कोर नहीं था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे भी लगा 130 140 तक जाएगा, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपके स्पिनर्स और ख़ास करके फातिमा सना इनिशियली बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहे थे। 10 ओवर के बाद कोच साहब अंदर आते हैं ग्राउंड में, उसके बाद पूरा मोमेंटम ही टूट जाता है टीम का, जो मीम्स भी शेयर कर रहे हैं लोग कि आखिर हुआ क्या उधर। आपके जो 2 प्राइम बॉलर्स हैं, विकेट्स भी उन्होंने ली, लेकिन सबसे ज्यादा रन्स भी उन्होंने लीक किए। मे भी उन्होंने कहा हो शाबाश बहुत अच्छा हो रहा है, शाबाश बहुत अच्छा हो रहा है, मत कंटिन्यू करेंगे। अगर आप थोड़ा सा बात करें, अब अपने सीनियर लॉट की बात करते हैं, जो आपका लीडिंग रन स्कोरर लड़की है सिद्रा अमीन की बात करूं, उसको आप घर बिठा के गए हैं, और क्या कह के गए हैं कि जी शी इज़ अ वनडे क्रिकेटर एज कम्पेयर टू T20 क्रिकेटर। हमारी जो सूरत हाल ढांचे की है वुमेंस टीम की आप बात करें तो आपको वहां पर स्टिल चाहिए लड़की जो कि कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलना जानती, जो कि आपको साफ पता लग रहा था मैच अवेयरनेस आपकी लड़कों की नहीं है, लड़कियों की। आप शॉट सिलेक्शन देख लें, आप 2 अच्छी बाउंड्रीज निकालती हैं, गुल फिरोजा रिवर्स स्वीप मारने की जरूरत है, जबकि पता है पॉइंट सर पे खड़ा हुआ है। उसके बाद अगर आप बिटवीन दी ऑर्डर की आप बात करें, रिवर्स स्वीप पे आपकी 2 से 3 लड़कियां आउट हुई, दैट शोड कि आपकी मैच अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी। आपने फील्डिंग प्रोस्पेक्ट की बात की, आलिया के बात हम बहुत ज़्यादा मैं करता हुआ हूँ कि आखिर वो पाकिस्तान टीम में उनका रोल क्या है। बॉलिंग के अंदर आप उनको इंक्लूड करते हो इनिशियली जब डेब्यू उनका होता है। 3 साल से बॉलिंग उन्होंने करवाई नहीं है, वो बैट्समैन ऐसा बैट्समैन खेल रही है, लॉन्ग हैंडल बैट्समैन। उनकी पोजीशन क्या है? क्या आप उनको ऐसा फिनिशर खिला रहे हैं, क्या आप उनको कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स वाला खिला रहे हैं? क्योंकि जब भी वो बैटिंग कर रही है, सिवाय 1-2 इनिंग्स के मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई ऐसा इंप्रेसिव इनिंग्स दिखाया कि पाकिस्तान को साथ एज अ बैटर फिर आपको वो स्टैट्स इतने सपोर्ट नहीं करते, इतने सपोर्ट नहीं करते ना। मैं वही तो कहा ना कि आपका प्लान है क्या। दूसरा, अगर आपने बात की वर्ल्ड कप की बात करते हैं, फॉर मी तकलीफ किस चीज की होती है कि जब आप पाकिस्तान टीम का ढांचा पूरा रीवैम्प करने के लिए, जो आगे हम जाके डिस्कस भी करें, कल आप बैठे हैं सारे अंडर 19 स्ट्रक्चर और वुमेन स्ट्रक्चर, इसका कौन सा बंदा वहां पर बैठा हुआ था कि आपको मुझे ही पता हो कि यार ये बंदा बैठा हुआ, दैट मींस के प्रॉपर इसको रीवैम्प कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी आपका उनको छोड़ के अगर मैं बात करूं, देखिए चेयरमैन पीसीबी का काम एडमिनिस्ट्रेटिव है, निकालने लड़के हैं, आपने फीमेल्स के साथ काम करना, आपके वुमेन्स विंग है या आपका लड़कों का जो यूथ क्रिकेट का विंग है उसने काम करना है। अपना अगर आप वुमेन्स विंग की बात कर लें, आप कहते हैं हमने कम्पीट करना है, इंडिया को जाके ऑस्ट्रेलिया को जाके कम्पीट करना है, उनकी लड़कियां इससे पहले जाके कहाँ पर खेल रही थी, और हम यहाँ जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत कर हमने ट्वीटें भी करवा दी, हमने कहा जी हमने टॉप क्लास क्रिकेट खेल दी है, बल्कि वो जिम्बाब्वे टीम बेचारी हमारे आसपास भी नहीं थी। आपकी टीम ने इससे पहले अच्छे मैचेस भी खेले, तो आपके पास मौका तो था कि आप एक कोई ऐसी सीरीज स्केड्यूल कर लेते। इंग्लैंड, मोहित शाह साहब तो हमेशा इस चीज के फैन रहे हैं कि आप थोड़ा सा पहले चले जाया करें, वहां जाके किसी काउंटी की साइड से खेल लें। प्रायोरिटी नहीं है ना, फिर बात होती है कितनी आपकी प्रायोरिटी है। अभी मुझे भी फील होता है ना कि आपने इस पूरे मलबे को दबाने के लिए, क्योंकि आपने वहाब भाई को कहने के फिट तो करना है, वो टॉप 7 में उनका नाम तो आ रहा है जो वो पीसीबी जो कर रहा है, आपने इसके बाद श्रीलंका सीरीज रख ली ताकि, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो मेंस के साथ हुआ था, पीएसएल था, लोग चुप हो जाएंगे, यही चीज होनी है, लोगों मेरी देखिए मेरी एक और तजवीज़ है आज मैं एक और बड़ी मजेदार तजवीज़ मैं आपको दूंगा, आप पहुंचा दीजिएगा, मैं तो डायरेक्टली नहीं पहुंचा पाऊंगा। मेरे ख्याल से अगर इसी तरह लोगों को अकोमोडेट करना है ना, तो पीसीबी बहुत बड़ा एक फिजिकली ना एक बहुत बड़ा इदारा है, जिसने पीसीबी आपने तो विजिट भी किया हुआ, आप तो जानते हैं। एक एक ब्लॉक उनके नाम कर दें, एक एक ब्लॉक उनके नाम कर दें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर से देखें, माजरत के साथ इनको दूर रखें, क्योंकि ये पॉसिबल, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पूरा मैच बैठ के जब देखा, पहली बार मुझे भारत की वुमेन्स टीम बैकफुट पर नजर आई, पहली बार मुझे बैकफुट पर नजर आई। पहली ओवर में कामयाबी मिल गई, उसके बाद एक जबरदस्त सा मोमेंटम, मुझे लगता है कभी कभार हम ओवर अटैक भी कर जाते हैं। बीच में एक ओवर जब हम लेकर आए जिसमें 3 चौके जो हैं वो स्क्वायर लेग पर लग गए ऑफ स्पिनर को, वो मेरे ख्याल से वहां से भी मोमेंटम शिफ्ट हो गया। बट एक चीज आपने कंपेयर करें ना इंडिया का स्ट्रक्चर की, आप स्ट्रक्चर का अंदाजा लगा लें कि मैं भी शेयर करता हूँ रूम, आप भी रहते हैं, आप बैठते हैं, सीनियर क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी लेजेंड्स की प्रायोरिटी क्या है, किस सेंस में कह रहा हूँ, उनका हेड कोच कौन है, वीवीएस लक्ष्मण,
आप अपने हेड कोच की बात करें, आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि काम करना चाहता है वुमेन्स क्रिकेट के साथ, यहाँ से आपको प्रायोरिटी पता लग जाती नहीं, है? अगर करना भी चाहें तो आप उनकी पहले बेसिक जो सना कह के गई ना कि बेसिक इंटेल देखें वुमेन्स क्रिकेट पे कितनी है। अहमद भाई, इफ आई वाज देयर, मतलब मैं तो हमेशा एक हाइपोथेसिस, एक सिनारियो बनाता हूँ, तो मैं देखता कि मेरी इस बैटिंग लाइनअप में सबसे वैल्यूएबल जो बैटर हैं वो फातिमा सना है, और मुझे शायद इस चेस को, इवन दो 180 हो गया था, ऑल दो कि हमने 180 करवाना ही सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, तो मैं शायद जब सेकंड इनिंग्स से पहले टीम हडल या टीम मीटिंग होती तो बतौर कोच या मैनेजमेंट का हिस्सा या बतौर कप्तान शायद मैं ये बात करता कि आप किसी तरह 15 ओवर्स जो हैं वहाँ तक पार्टनरशिप बिल्ड करें, और फिर आखिरी 5 की सिचुएशन फातिमा सना को दी जाती 30-35-40 रन बनाने के लिए। लेकिन वो वही बात हुई कि हमने सारा जो जोर है वो पहले ओवर से ही लगाने की, हालांकि आई थिंक यू वर 40 रन्स फॉर 2 विकेट्स व्हिच वाज अ वेरी गुड स्कोर ऑन दिस पिच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम प्लेटफॉर्म सेट करने की बात करें, लेकिन वही पाकिस्तानियों ने अभी जो वीवीएस लक्ष्मण और पाकिस्तान के कोच की बात की, वहाब रियाज का रिकॉर्ड अगर देख लिया जाए डेथ ओवर्स की बॉलिंग का, तो ये पहले बॉलर थे जिन्होंने 10 ओवर में 100 रन कंसीड किए थे अगेंस्ट इंग्लैंड। तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग की जो जहाँ ट्रबल पाकिस्तान की मेंस टीम को आ रहा है, सेम आपको नजर आया वेमेंस की। क्या आप मैच को हाई नोट पे फिनिश करते, 130 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करते, तो आपकी बैटिंग टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये चेजेबल नज़र आ रहा है। लेकिन रन इतनी आसानी से लीक करना और फिर वो एकदम से शोल्डर गिर जाना, और फिर उसके बाद से बैटिंग, मैं कहूँगा कि फॉर्चुनेटली हमने पावर प्ले में पहली दफ़ा बहुत अच्छा स्टार्ट किया, 50 रन ऑन द बोर्ड, बहुत अच्छा स्टार्ट था, बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्टार्ट था। और आप वाली बात कि 15 ओवर तक लेके जाते, वो जो मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग है ना, वहाँ हमारे बैट्समैन को बैटिंग नहीं आ रही, बैटर्स को नहीं आ रही कि चौके छक्के नहीं मिल रहे, तो सिंगल डबल की क्या है रोटेशन ऑफ द तो स्ट्राइक, वो वहाँ फिजिकल फिटनेस आ जाती है। हमारी जो बैटर्स हैं जो रनिंग बिटवीन द विकेट आपको बड़ी लेथार्जिक नजर आ रही थी, आपको नजर आता है ये रन आउट हो जाएगी, ये नहीं पहुंच और नहीं पाएगी। शायद फोकस भी नहीं था, लग रहा था कि सिर्फ उनको यही बताया गया बाउंड्री लगानी है, शायद इंटेंट भी नहीं थी कि मैं 4 सिंगल कर लूं। अच्छा, इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या, मैंने कुछ क्लब रन्स किए, तो उसमें ये हम ये करते थे कि क्लब के बच्चे जो कि स्कूल लेवल के बच्चे हैं, उनको प्रॉपर क्लब जो आपकी खेल रही होती है, एसोसिएशन खेल रही होती है, उनसे मैचेस करवाते ताकि उनको अपने से बेहतर से एस्टैब्लिश करें। आप क्या फॉरेन टीम्स नहीं आ रही, लेट्स से जिम्बाब्वे, हम छोड़ देते हैं जिम्बाब्वे को, यहाँ पे लड़कों के साथ उनके मैचेस करवाए जाते हैं, उनका स्किल लेवल बेहतर किया जाता, उन्हें पता चलता है कि ये 100 रन जो हम कर रहे हैं इस टीम के खिलाफ, वो हम वेमेन के खिलाफ जब खेलने जाएंगे तो ये हम 150 कर सकते हैं। और इसी तरह बॉलिंग में भी ये एक डेवलपमेंट की जा सकती थी। हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है, अगर हम वेमेन क्रिकेटर की बात करें तो दोबारा बार बार मुड़ के हम उन्हीं प्लेयर्स को पिक कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस नहीं है आपके पास। तो उस ऑप्शन को बेहतर करने के लिए इन लड़कियों को स्कूल लेवल, फिर ग्रास रूट लेवल पे आ जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले स्कूल्स में मैंडेटरी किया जाए, क्रिकेटिंग ग्राउंड दिए जाएँ, हर फैसिलिटी दी जाए, वो नहीं है हमारे पास। तो जब ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो प्लेयर इतनी आसानी, और जो कल्चर है हमारे मुल्क का उसमें आसान नहीं है वेमेंस के लिए आके परफॉर्म करना, तो बहुत पीछे जाने की ज़रूरत है और पीछे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। हाँ, थिंक टैंक की बात करते हैं तो थिंक टैंक ऑब्वियसली नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान का जो डिलीवर, उसके रीज़न है हम बहुत अरसे से यूनुस खान के भी नाम सुन रहे हैं और बहुत सारे हफीज़ के भी नाम सुन रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब ऐसा वो तो कल चेयरमैन ने तो बाकायदा उस पर तरदीद कर दी। हाँ, मतलब अब देखें ना, जो करंट एग्जिस्टिंग जो थिंक टैंक है उसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने, तो और वही वाली आपकी वाली बात कि क्या इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर दोबारा से मुड़ के जाएंगे, तो हम इसी म्यूजिकल चेयर में ही लगे रहेंगे, हम वे फॉरवर्ड नहीं हमें नजर आ रहा। बिल्कुल कि एक चीज हमने ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुकी है, अब क्या है नेक्स्ट, क्या होना चाहिए पाकिस्तान का? बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। एडम गिलक्रिस्ट क्या कह रहा है अपनी जो उनकी टीम की परफॉर्मेंस हुई बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, उसने कहा आईपीएल नहीं खेलना चाहिए, आइडेंटिफाई करना है ना, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि T20 प्रॉब्लम कहाँ है, रूट कॉज है हमारे प्लेयर्स का, बजाय इसके फायदा उठाता आईपीएल खेलने जा रहा है, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे खेल रहा है, यूज्ड टू हो रहा है, तो बायलैटरल सीरीज में वो अच्छा डिलीवर करेंगे, वो नहीं करते वो नजर, तो उसने पिक कर लिया कि जी इनके टेम्परामेंट, इनके स्किल्स और इनके पेज, जब आप एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं तो आप खुद ही कंफ्यूज हैं। और अभी जो कैटेगरीज भी जो आई हैं वो भी, उसमें भी आप देख लें कि जो टेस्ट मैच खेल रहा है वो T20 भी खेल रहा है। रीजन क्या? उसकी एक ए कैटेगरी टेस्ट, बी टेस्ट एंड वनडे, 3 वनडे एंड T20 एंड लास्ट इज T20 ओनली। तो जो टेस्ट खेल रहा है वो वनडे के साथ भी क्लब हुआ है, जब वो वनडे के साथ क्लब हुआ है ऑप्शन तो फिर दे दी T20 के साथ भी। ये मेरा अगला टॉपिक है, मैं इस पे आ रहा हूं, मैं बिल्कुल बात अच्छी की उन्होंने, लेकिन आपने जो एक बात की है ना, जो यूनुस और हफीज की बात हुई, तो वो बड़ा एक मजेदार, किसी से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि कल जब चेयरमैन ने उनका नाम लिया ना, क्योंकि उस पर बात वो करने लगे थे,
तो वो एक साहब थे, वो एकदम उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तरदीद कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हुआ, तुम इधर ही हो। तो वो म्यूजिकल चेयर, आई थिंक वो लफ्ज़ तो है ही। लेकिन आ जाते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में। मेरे ख्याल से वुमेंस वर्ल्ड कप जारी रहेगा, उसकी तमाम तर परफॉर्मेंसेज। आज इंग्लैंड आयरलैंड और श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच ज़रूर है। हमारा मैच कल जनूबी अफ्रीका से होने जा रहा है, तो डेफिनेटली कल इसको भी प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। आ जाते हैं, मेरे ख्याल से आपने कॉपी पेंसिल कहीं रख के सारा होमवर्क कर लिया होगा। लेकिन देखें, सबसे पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है कि जैसा कि मैंने कहा कि एटलीस्ट कोई कदम तो उठाया गया है, कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मेरा एतराज़ कुछ और है, वो सिस्टम पे शायद नहीं होगा, वो इस चीज़ पर ज़रूर होगा कि इससे पहले आप पिछले 3 साल को एनालाइज कर लें। ये बड़ा खदशा है कि ये ना हो कि वही सेम इंडिविजुअल्स, वही सेम जो आपका कोर ऑफ रिसोर्सेज है, वो जब उसमें जाएं तो वो उसमें भी शायद डिलीवर ना कर पाएं। देखिए, मेरा तो रोज़ का काम है और कल से मैंने इस चीज़ को बड़ा स्टडी किया है, बिल्कुल स्टोरी भी की है, इस पर बड़ा स्टडी भी किया है, सारे पेपर्स भी देखे हैं, जो उर्दू की इनकी हैंडआउट release आया वो भी देखा है, जो इंग्लिश का इनका जो 4 पेजेस का पेपर बना हुआ था वो भी देखा है, सारा कुछ देखा है। लेकिन इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने एक सिस्टम इवॉल्व किया, वो सिस्टम आपने चलाया 3 साल 4 साल, वो सिस्टम चलाया, उसने रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए। उस रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में प्लेयर का शायद कम रोल हो, एडमिनिस्ट्रेटर का मैं अदर देन चेयरमैन करता हूँ कि चेयरमैन के बहुत ज्यादा मसरूफियात उन्होंने होती तो हैं, अपने आप को डिस्टेंट कर लिया वो था, डिस्टेंस कर बिल्कुल। दिया और टेक्निकल चीज़ों में नहीं आते। जो लोग टेक्निकल चीज़ों में इन्वॉल्व थे, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी की गई, उनसे क्या पूछा गया? वो अगर फ़र्ज़ करें एक जो आपका कोई हेड सेलेक्टर है, कोई और आपका हेड कोच है, कोई और जो आपका 25 से 30 लाख रुपया 40 लाख रुपया पर मंथ लेता है, उसकी आपने तनख्वाह में कितनी आपने कट लगाई कि भाई आप ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप हेड कोच हो, आप हेड सेलेक्टर हो, आपने ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किया, आपने टेस्ट मैचेस में 3 साल लड़कों को खिलाया और हम फिर भी जो टेस्ट चैंपियनशिप टेबल होती है उसके हम नीचे वाली लोअर हाफ में हम फिनिश हुए। तो ये क्यों हुआ? वो चीज़ें आपने बिल्कुल ही, वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुझे चीज़ कोई नज़र नहीं आई। और अगर आप इस तरह की बिहेवियर होता है तो फिर लड़के भी कहते हैं जी हमारी तरफ तो आप आ रहे हो, हमारी तरफ आप कैटेगराइज आप कर रहे हो, आपने एक फैसला कर लिया है कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फेस वैल्यू पे नहीं देंगे, सीनियरिटी पे नहीं देंगे कि कौन कितना सीनियर है, कौन कितना खेला हुआ है, किसकी क्या रेपो है, किसका क्या इमेज है, या कौन सा बहुत बड़ा प्लेयर है या कौन सा बड़ा प्लेयर नहीं है। उस वैल्यू पे हमने कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट जो आगे नेक्स्ट आना है वो नहीं आना, बल्कि उस पे कॉन्ट्रैक्ट देंगे जो 26 से 27 तक 2026 से 2027 तक आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके बुनियाद पे आपको 227 का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अकेला नहीं होता। देखें, ये सारा कुछ होता है एक टीम वर्क। टीम वर्क में उनके साथ जो ऑफिशियल एसोसिएटेड होते हैं उनका भी उतना ही। अब पूरा आप 3 साल में देख लें, 3-4 नाम अगर मैं लूं तो उससे ज्यादा आपके ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाब रियाज का आपने नाम लिया, आकिब जावेद साहब हैं, बिल्कुल माइक हैसन है, ठीक है जी, सरफराज तो अभी आए हैं, उनका नहीं कह सकते कि उनका ज्यादा टाइम नहीं हुआ। असद शफीक इसी सिलेक्शन कमेटी में रहे, असद शफीक हैं, ठीक है जी, ये वो लोग हैं और ये वो तकरीबन इस तरह के ऑफिशियल कोर है जो सारे डिसीजन करती आ रही है। मैं सर एक इस पे आपको याद है कल सवाल भी हुआ आकिब जावेद से, एक हमारे सहाफ़ी भाई ने कहा कि आप ये पहले बताएं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा पर्टिकुलर सवाल था कि आपने 3 से 5 साल एक फ्रेंचाइज के साथ लगाए, मेजॉरिटी वो भी प्लेयर्स हैं, आप अगर आप उनको इतने अरसे में तब्दील नहीं कर सके जिनको बनाने वाले आप हैं, तो आप फिर कैसे सिस्टम में डिलीवर करेंगे? और दूसरा आई थिंक वो जो चेयरमैन से सवाल करके, और इन दोनों के जवाब को मुस्बत आए नहीं, चेयरमैन से भी उन्होंने कहा कि अगर यही लोग रहे हैं जो आपने बात की पिछले 3 साल, अगर अब ये सिस्टम फेल हो जाएगा तो क्या आप फिर इन लोगों को कसूरवार ठहराएंगे? मेरा ख्याल है यहाँ अगर उनको नया आगाज करना था ना, एक नया चलें, एक हम चाह रहे हैं कि जी एक फ्रेश स्टार्ट हो, नया सिस्टम आए, तो फिर इन लोगों को साथ नहीं होना चाहिए था, इनकी जगह डिफरेंट लोग होने चाहिए थे। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पिछले 3 साल में इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मतलब है इन्होंने किया और प्रैक्टिकल शेप में लेके आए, वो कम अज कम वो वाले लोग जो टेक्निकल चीज हैंडल करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में,
उनको फिर साइड पे कर देना चाहिए था कि आप भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखिए आपने सिस्टम चेंज किया, कप्तान चेंज किए, टीमें चेंज कर ली, हर चीज करके देख ली, अब आप उस स्कोर को चेंज करके देखते क्या पता और दूसरी बात यह है जी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की किसी न वुमेन क्रिकेट में न मेन क्रिकेट में न एक फॉर्मेट में न दूसरे फॉर्मेट में वो वाली आपकी परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। हमारी परफॉर्मेंस अगर आप वी फिनिश इन टॉप 3 टॉप 4 फिर तो हम ठीक है। लेकिन कुछ चीजें मोहित शाह साहब इसमें एक और चीज है जो मैं हमेशा मैंने ना एक वो लिस्ट बनाई होती है जो चीजें गुम जाती हैं फिर मिलती नहीं है, उसमें ये भी शामिल है। आपको याद होगा साल 2024-25 के अंदर 3 नए टूर्नामेंट्स इंट्रोड्यूस कराए गए, उसमें चैंपियंस वनडे कप की बात की गई जो कि आपके करंट डोमेस्टिक के टूर्नामेंट से हट के 3 इंट्रोड्यूस हुए, उनका कोई रिजल्ट नहीं अचीव हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस थी वो भी किसी ने, क्योंकि आपने अदर देन योर लिस्ट वनडे कप और नेशनल T20 और काज़िम ट्रॉफी के अलावा कहा कि ये हम एलीट टूर्नामेंट्स रखेंगे जिससे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। मैचेस 206 से बढ़कर 260 से ऊपर चले गए थे जो ओवरऑल डोमेस्टिक सीजन थे उन 2 टूर्नामेंट्स को इंक्लूड करके, लेकिन उसकी कहीं बात नहीं हुई कि वो भी नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। इसी कोर ने एडवाइस किया, जिसने इवॉल्व किया वो वाला सिस्टम, तो उसके पीछे एक ब्रेन थी ना, वो समझ रहा था कि ये सिस्टम कल जाके रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, नहीं किया ना जी। अब जाहिर है वो अपनी काम में फेल हो गए, तो व्हाई दे कंटिन्यू टू सर्व, व्हाई दे आर स्टिल देयर विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। या तो उनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए था, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो टॉप हियरार्की है उनको कहना चाहिए था जी आपने बस कर दें, अब नए लोगों को आए हैं, पाकिस्तान में कमी नहीं है, पाकिस्तान में बड़े क्रिकेटिंग ब्रेन है, अगर उनसे आप रिजल्ट प्रोड्यूस करवाना चाहें, उनसे काम लेना चाहें, वो काम करते हैं, काम किए है। और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम नंबर 1 टेस्ट टीम बनी थी, इसी वजह से वो उसको आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया था, इसी वजह से हमने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं। वो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन आप इस तरह करेंगे कि वो लोग नए सिस्टम में भी वही लोग टेक्निकल चीजें हैंडल करें, वो मेरा ख्याल है एक्सेप्टेबल नहीं है। एक आम बंदे को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और एक हमारे जैसे बंदे को जो जिसका रोज का काम है, इधर बैठे होते हैं, अखबार में लिखते हैं, पूरा अखबार हम निकालते हैं, उसमें हम अगर देखें कि अगर यही लोग दोबारा आपने रख दिए और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सिस्टम जो इन्होंने पहले चलाया था वो तो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया, ये भी मुझे ये करेगा नहीं, मैं मुझे नहीं पता कलेक्टिवली इसमें किसकी एडवाइस थी। और उन्होंने चेयरमैन ने भी कहा कि जी पिछले कुछ दिनों से ये दिन रात बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसको, लेकिन मुझे ये ज़ाती तौर पर कल उसको पढ़ने के बाद ना अहमद भाई बड़ी मज़ेदार स्टोरी है कि मुझे ये लगा कि शायद इसके नीचे लिख भी दे ड्राफ्टेड एंड रिटन बाय माइक हैसन, तो अंग्रेजी तो मुझे सारी वो जो बातें करते हैं ना वही सारी मुझे लग रही कि ये शायद उनका नया एक फ़लसफ़ा है कि अब ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाए। देखिए हमें एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, क्या हमें क्वांटिटी चाहिए या हमें क्वालिटी चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ़ टूर्नामेंट्स बेशक आप बढ़ाते जाएँ, पूल ऑफ प्लेयर्स आप पिक करें कि ये हमारा फ्यूचर है। देखिए अंडर 19 ने पिछले 4 साल में बहुत सारे प्लेयर प्रोड्यूस किए, वो कहाँ गए? वो आपको इस करंट टीम में कितने नज़र आ रहे हैं, कितने ड्रेन आउट हो चुके हैं? जो ड्रेन आउट हो चुके हैं वो किसका कसूर है? वो आपके कोचिंग स्टाफ का कसूर है कि अगर एक टैलेंट आपको नज़र आता है तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, या उसकी जो वीकनेसेस हैं उसको आपने एड्रेस किया या नहीं किया। और क्या काम है कोच का, और क्या काम है मुझे ये बता दें कि अगर वो नहीं कर पाता तो उसको भी अकाउंटेबल करें। सिस्टम पूरा इसका ऑडिट अगर प्रॉपर किया जाए तो आपको तो रेड लाइन ही नजर आएगी हर बॉक्स में, एम्बिग्विटीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी एम्बिग्विटीज। तो उनको अगर नहीं एड्रेस कर सकते, आप आंख छुपा के कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखेंगे तो जो रिजल्ट अभी नजर आ रहा है वही आगे भी नजर लेकिन वो देखिए अगर हम सिर्फ आकिब जावेद की बात करें अहमद भाई, कल भी को इतना मुस्बत जवाब वो पिछले सवाल हुआ लेकिन वो नहीं जवाब दे सके और शायद वो अगले भी सिस्टम को नहीं डिफेंड कर हम पाए। जर्नलिस्ट को जब भी हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और इनसे कोई अगर टेक्निकल भी सवाल कर ले तो पहले तो वो जज कर लेते हैं कि जो सवाल पूछने वाला है उसके पास नॉलेज है, उसको जवाब वो ऐसा देंगे कि आप कहेंगे यार छोड़ दें, खत्म कर दें। नहीं, पिछले कुछ अरसे में तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। वो नहीं, किसी ने ये अपना समझ नाम के बताया तो personal हो आपके जाते हैं। कप्तान ने खैर मुबारक कह दिया तो उन्होंने कहा भाई मेरा नाम है, तो पर्सनल हो जाते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं लेते। अगर कोई चीज़ हाईलाइट कर रहा है, जाहिर है वो भी क्रिकेट खेला होगा या देख रहा है, कुछ उसकी भी नॉलेज है। लेकिन लेट मी पुट यू इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, आई डोंट नो डिफिकल्ट है कि नहीं, बट एज अ फास्ट बॉलर तो आप एंजॉय करेंगे, बट इसकी लॉन्जिविटी कैसे देखते हैं आप इस सिस्टम की जो नया इंट्रोड्यूस अब हो रहा है, इसकी लॉन्जिविटी क्या देख रहे हैं? देखिए फिर वही बोर्ड के ऊपर आ जाता है कि वो कितना फर्म है कि अगर हमने किसी भी फार्मूले को आपने प्रॉपर टाइम देना होता है, ये नहीं कि आधे रास्ते में आप कहेंगे यार यू टर्न, तो थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करें। और मैं कहता हूँ कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस में भी देखते हैं कि यार 5 ईयर आप एक पार्टी को करने दें ताकि आवाम खुद डिसाइड करेगा यार। जब आप बीच में से यू टर्न कर लेते हैं ना
तो फिर वो आधा तीतर आधा बटेर, फिर आप कहीं पे भी बस आगे सिस्टम आई थिंक जो ओवरऑल पीसीबी का है उसके अंदर बहुत सारी ये बात अब चल रही है कि इस नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया है, बट इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी। लेकिन इसमें सबसे जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, आपका तो खैर नारा भी हर प्लेयर पे नजर, वो तो प्लेयर्स हैं सारे। तो अब ये बात जरूर होगी कि प्लेयर्स का इस पे, क्योंकि पीसीबी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई कि प्लेयर्स को इसके ऊपर ब्रीफिंग शुरू हो गई है, अभी तो इसको समझते हुए बड़ा टाइम लग जाएगा लोगों को, लेकिन प्लेयर्स ने भी फिर अपना फैसला करना है। जिस तरह हमारे मेहमानों ने भी कहा कि अब आपने रेड बॉल खेलनी है, आपने रेड बॉल के साथ T20 खेलनी है, या आपने वनडे T20 खेलना है, या आपने सिर्फ ही रेड बॉल खेलनी है। एक चीज़ अच्छी थी कि फाइनली कह दिया गया कि अब जो सिर्फ रेड बॉल के प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, और ये बात हम बहुत अरसे से करते आ रहे हैं। आपका फिलहाल अंदाज़ा क्या है कि क्या लगता है आपको प्लेयर्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं इस पर, और फिर वो पिक एंड चूज़ कैसे किया जाएगा। और फिर इसमें एक और पॉइंट ज़रूर जल्दी से ऐड कीजिएगा, मुझे पता है वक्त की कमी है, कि कहा गया है कि डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी है, तो इनमें से कितने प्लेयर्स की फिजिकली बॉडी सस्टेन कर पाएगी वो डोमेस्टिक क्रिकेट? अच्छा अहमद भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना जिसमें एक शिक होती है कि आपने डोमेस्टिक लाजमी खेलना है, जब आप पाकिस्तान के लिए साइन करते हो वो पुराना है, नया नहीं है। ये फिर से शायद रीवैम्प करके इसको पेश किया गया। हाँ, एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट प्लेयर्स को थोड़ा सा क्लियर कट बता दिया गया कि ये पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना है। लेकिन ये खाली प्लेयर का काम नहीं है, इसके अंदर पूरी मैनेजमेंट का, आपका हेड कोच, आपका फिजिकल फिटनेस ट्रेनर, सबका काम है कि प्लेयर को जज करते हैं, साइकी को देखें। एक प्लेयर है ना, पैसा आते हुए किसी को बुरा नहीं लगता, वो कहता है कि फाइनेंशियली मैं जितना स्ट्रांग हो सकूं, लेकिन वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट और ख़ास करके फिजिकली जो फिजिकल ट्रेनर है उसको पता है कि वो इसके अंदर डलता, टेस्ट क्रिकेट में नहीं डलता, तो वो किस तरीके से कॉम्पनसेट करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपने आकिब जावेद की बात की, आकिब भाई की अगर बात करूँ तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इनको कम से कम 2 साल तो हो गए हैं, वर्सेस लाहौर के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर जाता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इनको कितनी ज़्यादा एक छूट है काम करने की, होता है ना कि आपको एक एम्पावर किया गया कि यार आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देने हैं। वहाँ पर इनके पास एक एम्पावर्ड थे, जो चीज़ करना चाहते थे करते थे। हारिस रऊफ इन्हीं के सेटअप से निकला, शाहीन भी केरल में यहाँ परफॉर्म किया, पाकिस्तान खेला, लेकिन ये कहते हैं जी हमारे सेटअप से निकला। इन दोनों की चलिए एग्जाम्पल देता हूँ। जिस वक्त ये सीजन 2 जीते, सीजन 2 था सीजन 3 जीते, मैं वो पुराने नहीं जा रहा, मैं लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ। आपने स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट की कि जी ये T20 के बॉलर्स हैं एज कंपेयर टू, मैंने टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं किया। आपने उनको साइकोलॉजिकली अकेडमी के अंदर किल किया गया कि आप T20 स्पेशलिस्ट हो, हम आपको इसी में डिफेंड करेंगे। आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करते हो, एक अथॉरिटेटिव बंदा होता है जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। मुझे बताएं आकिब भाई ने कौन सा लास्ट ब्रेकडाउन दिया हो कि यार हमने बॉलर्स की, हमें फुकदान हो रहा है, मैंने फास्ट बॉलिंग कैंप लगाने पूरे पाकिस्तान के अंदर जाके मैंने बॉलर्स को निकालना है। आप खुद 92 वर्ल्ड कप जीते हुए, आप खुद तगड़े फास्ट बॉलर रहे हैं, आपका तो काम बनता है। आपने अभी तक कौन सा रिजल्ट प्रोड्यूस इसके अंदर करके दिया है? यहाँ आपको पता है कि यहाँ से सीट खत्म हुई तो मेरी कलंदर के अंदर सीट पक्की है, मैंने वापस जाके वहाँ पर अपना एक सेटअप संभाल लेना है। ये चीज़ आपको किल करनी पड़ती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सबसे बड़ा एक इशू क्या है, जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनको बेचारों को ये डर है कि यार यहाँ से गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। कुछ लोग जो आपने पहले कंटिन्यू किए थे ना, जिसमें रेहान भी आता था, जो आपने एक बैरियर तोड़ा, आपने ज़रूरी नहीं समझा क्रिकेटर हो तो वो मैनेजर होता है टीम का, उनको परेशानी क्या नहीं थी कि यार यहाँ से गए तो हमारा अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है, हम अपने क्रिकेट पे ही काम करेंगे। इस चीज़ को आपने तोड़ना है। लेकिन जो हालात इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं, आई एम सॉरी टू से, अल्लाह करे रिजल्ट प्रोड्यूस हो, लेकिन वही सूरत हाल रहेगी वर्ल्ड कप के अंदर भी। को मुझे एज सच कोई इतनी अच्छी उम्मीद नहीं जो भी हालात चल रहे हैं। अच्छा, आपने वो बात भी कर दी ना, तो मेरे ख्याल से हम फिंगर टिप्स पे गिन भी लेना तो कम से कम हम 12 से 13 प्लेयर्स निकाल लेंगे जिस तरह आप कह रहे हैं जो एक ही पाथवे से आए। तो आई थिंक मैं फिर वापस उसी सवाल पे आता हूँ कि वो सवाल बड़ा पर्टिकुलर था कि अगर आप एक प्लेयर को जानते हैं और उसके ग्रास रूट लेवल से आप ये क्लेम भी कर रहे हैं कि उसको बनाने वाले हम हैं, और अगर आप उसी से रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करा पा रहे और उसको आगे आप कैरी करी जा रहे हैं और नंबर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आई थिंक ये तो फिर बहुत ही बड़ा एक वाज़ेह साइन है कि शायद आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। बट एट द सेम टाइम वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी है जो आपने कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम सिर्फ एग्जिस्टिंग प्लेयर को बेहतर करना नहीं है, नए प्लेयर्स प्रोड्यूस करके देना है। तो इधर तो आपके जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेज नीचे जाती जा रही है। मुझे सबसे बड़ा दुख पता है किस चीज़ का होता है कि लेवल 2 किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड। आपका लेवल 3 नहीं है पाकिस्तान में। ये हालात हैं कि आपको बैठना पड़ता है, 2-2 साल वेट करना पड़ता है कि लेवल 3 आएगा तो हम करेंगे। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। उस हाई परफॉर्मेंस सेंटर को अगर दूसरी कंट्री के साथ हाई परफॉर्मेंस के कंपेयर करूँ, उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लगभग पाकिस्तानी 5 अरब रुपए का। हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर वहाँ पर आज भी वही सहूलियत हैं जो कि बहुत आपको पीछे 25-30 साल पहले मिलती थी, उसको आपने रीवैम्प नहीं किया। बिल्कुल। आप जब प्लेयर्स का ब्रेकडाउन की बात करते हो तो अभी भी आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाके देख लें, अगर आप विजिट कर लें, जिम को कर लें,
फिजिकल फिटनेस एरिया को विजिट कर लें, तो आप कहते हैं कि इसके अंदर नई चीज़ क्या है, क्योंकि एक साइंस हो चुकी है स्पोर्ट्स। बिल्कुल। आपने उस चीज़ को अभी तक बनाया ही मैं माजूद खां हूं, वक्त हमारे पास इतना ही था, बट बहुत शुक्रिया। आई थिंक थ्रू आउट द वीक हम इसको डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, बट आई थिंक एक पॉइंट की बात होगी कि अब एक एक प्लेयर के पास जाके आप पूछेंगे, वो अक्सर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल करें ना, तो वो आपसे पूछते हैं चिकन और फिश, तो वो यही पूछेंगे जी भाई क्या खेलना चाह रहे हैं आप। तो ये वो बड़ा एक सिंपल सा हो गया, बट थैंक यू अवैस, आपका मोई शाह साहब बहुत शुक्रिया, अहमद अहमद, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। जाने से पहले आपको फीफा वर्ल्ड कप की जल्दी से अपडेट जरूर दे देता हूँ। आज होने वाले मैचेस बड़े ज़बरदस्त थे, जिसमें बेल्जियम और इजिप्ट का मैच जो है वो एक एक गोल से बराबर रहा। सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे का मैच एक एक गोल से बराबर रहा, जो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया की सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और उसके बाद ईरान और न्यूजीलैंड का जो मैच था वो 2-2 गोल से बराबर हो गया, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा। कल के होने वाले भी मैचेस बड़े ज़बरदस्त हैं। तमाम तरह एक्शन आप ETV स्पोर्ट्स पर तो बराह रास्त देख रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स 360 और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपको फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तमाम तरह एक्शन, तमाम तरह रिजल्ट्स और आने वाले फिक्सचर्स पर अपडेट ज़रूर रखेगा। तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।